What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि जो पढ़ी हुई किताबें हम लोग क्यों भूल जाते हैं या फिर किस तरीके से हम लोग को उनको पढ़ना चाहिए। तो उस वीडियो के नीचे एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया कि सर किताबें तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी ऐसी चल रही है कि हम लोग अपना नाम तक भूल जा रहे हैं। आज के डेट में ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी एक सलाह या मशवरा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसको। देखिए यार, जिंदगी में ना हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आती है। अब हर एक इंसान की लाइफ में आज जो दिक्कतें हैं उनका कुछ लेवल थोड़ा बढ़ गया है जब से कोविड-19 और ये लॉकडाउन चला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। पर क्या इसका मतलब यह है कि जिंदगी को जीना छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग बिल्कुल हथियार डाल दें? तो ये समस्याएं जो हैं ये हम लोग को ये बताती है कि जिस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है ना, वो तरीका सही नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे जो हम लोगों ने सोचे हैं। यानी कि समस्या का आना आप लोगों की लाइफ को एक अपग्रेड करने का तरीका होता है। अगर आप लोगों की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस की जरूरत है टाइम के हिसाब से जो आप लोगों ने नहीं किए हैं। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों से एक मोटे मोटे तौर पर बात की जाए, जैसे कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, वो रील वाला कैमरा यूज किया करते थे। उनका कि रील खींच दी, अगर उसमें एक तरीके से उसको खींचा गया तो वो अगर उसमें लाइट लग गई तो उसके एक तरीके से कंडीशन ये बनती थी कि वो पूरा जो रील था वो खराब हो जाता था। पर लेकिन फिर आगे चलकर डिजिटल कैमरा आ गए, ऐसे कैमरा आ गए कि आप लोग फोटो क्लिक करो और तुरंत आप लोग के हाथ में विद इन सेकंड ये फोटो पकड़ा देंगे। तो ये कंडीशन, अब कुछ कंपनी ऐसी थी कि जो रील पर ही टिकी रह गई तो उनकी कंडीशन खराब हो गई। यानी कि टाइम के साथ साथ में जिसने अपने आप को बदल लिया, वो नहीं कहते कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। तो हमेशा टाइम के हिसाब से चलते रहो वरना बहुत पीछे छूट जाओगे। अब कोविड-19 आ गया तो मास्क लेना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर लेना जरूरी है, एक तरीके से डिस्टेंस बनाकर रखना कम से कम 2 गज की जरूरी है। अगर ये नहीं रख रहा है इंसान कोई तो फिर हो गया ना अल्लाह भगवान गॉड जिसको भी आप लोग बोलो प्यारा। तो ये सारी चीजें आप लोग को बदलनी पड़ेगी। या तो बदल लो या फिर जिस तरीके से जो चीजें चल रही है अगर उस तरीके से रहोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। कोई एक तरीके से पीछे मुड़कर देगा, अच्छा वो भी इंसान कभी हुआ करता था, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि जो प्रॉब्लम आप लोग के सामने आ रही है उनके सामने घुटने टेक कर मर जाना है या फिर उनके सामने लड़ना है, ये सोल्यूशन खोजने हैं कि यार ये दिक्कत है, इसका ये सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये चीजें आप लोग को डिसाइड करनी पड़ेगी और जितनी जल्दी डिसाइड कर लोगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। वरना दिक्कत हर एक इंसान की लाइफ में है। आप लोग देखिए, आप लोग दिक्कतों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या अपनी लाइफ में जो गोल है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। दिक्कतों को देगी तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और गोल को प्रेफरेंस दोगे तो गोल दिखेंगे आप लोगों को। अब देखिए आप लोगों को अपनी एनर्जी कहां पर लगानी है। आज की जो ये पिक्चर है आप लोगों के सामने है पहचानो कौन वाली पिक्चर, यानी कि ये पिक्चर में कौन है आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों ने कल वाला काफी अच्छे से जो लास्ट मैंने डिस्कस किया था वो काफी अच्छे से पहचाना। वो सीबीआई के जो नए डायरेक्टर अभी अपॉइंट किए गए थे वो थे। अब इसमें बताता हूं, इसमें आप लोगों को बताना है ये कौन है, ठीक है। जो इनको जानते हैं यानी कि जिस राज्य से ये आते हैं उस राज्य के तो लोग मैक्सिमम जानते होंगे, फिर भी चलिए अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर बताता है। कई बार काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं ये। एक पर्टिकुलर पर्सन का फेस भी आप लोगों को याद रहता है ना, उसमें आप लोगों के कई सारे सेंसर्स यूज होते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने देखिए क्या होता है बेसिकली, आप लोग जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मोबाइल को जेब में डाल लिया, बस लेक्चर सुने जा रहे हैं, कानों से चीजें सुनी जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको लेकर बैठ रहे हैं आगे, उसको देख देख कर सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उससे नोट्स भी बना रहे हैं कुछ। तो हर एक इंसान में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेक्चर एक ही है, प्रोवाइड एक ही कराया, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उससे लोगों की लर्निंग अलग अलग नजर आएगी यहाँ पर। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा सेंसेस अपने यूज कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, तो वो लंबे समय तक चीजों को रिटेन कर पाएगा। तो किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का अगर फेस आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई सारी चीजें आप लोगों के याद रह जाएंगी कि हाँ एग्जाम में अगर कभी कुछ उसके बारे में आता है तो, ठीक है। तो ये है आज एक इंपॉर्टेंट डे भी है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। हालांकि ये मैंने आप लोगों को जो हमारी जो नैनो मैगजीन आती है पीआईबी वाली वीडियो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पर मुझे लगा कि एक ऐसा डे है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा और यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। टबैको जो होता है वो इतनी खतरनाक बीमारी होती है, अगर इंसान इसको खाना स्टार्ट कर दे तो किसी और बीमारी की जरूरत नहीं पड़ती है। इनडायरेक्ट वे में इंसान अपनी पॉकेट में लेकर घूमता है। अच्छी बात देखिए क्या है इसकी, यहाँ पर इंसान जो इसकी लत लग जाती है वो इसको अपनी पॉकेट में लेकर घूमता है और इसको एंजॉय करता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंसान जो है आज की डेट में जैसा लाइफ स्टाइल चल रहा है, जितना पोल्यूशन है, पोल्यूशन इतना है कि नॉर्मल इंसान को भी टबैको की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इंसान भी इनडायरेक्ट वे में इतना ज्यादा एक तरीके से पोल्यूशन कंज्यूम कर रहा है तो उससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है। अब टबैको वाला तो उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं, इनके इस तरीके से बढ़ा रहा है कि वो तो एक तरीके से ये काम कर रहा है कि हाँ बस कब्र में लेट जाने वाली बात होगी। तो
31 में यहाँ पर ये डे रहता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि क्या क्या दिक्कत है। आप लोगों ने मूवी देखी ना थिएटर में जाकर, आप लोग जैसे देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ऐड आता है कि तंबाकू सिगरेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो बताते हैं इस तरीके से कि यार उस टाइम पर छोड़ दिया होता है तो ऐसा ना होता। वो सारी चीजें हम लोग जानते हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। मेरे बताने से भी कोई ज्यादा इंपैक्ट वैसे पड़ने वाला है नहीं। कोई एक आधा इंसान बैठकर सोचेगा 5-7 मिनट के लिए और फिर भूल जाएगा। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है यार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गट्स होता है डिसीजन लेने का कि नहीं यार आज से छोड़ना है, आज के बाद में हाथ ही नहीं लगाना है। पर लेकिन ये आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो सब पीते और सब छोड़ देते जब मन करता, इतना आसान नहीं होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें आप लोग को अपनी आदत को चेंज करना होता है, और वो एक ऐसी आदत होती है जो लंबे समय तक चलते चलते लगती है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थीम बड़ी शानदार बोली गई है, क्विट टबैको टू बी ए विनर। ये सच्ची में विनर होगा यार जो इसको यहाँ पर छोड़ देगा। और ये अपनी तो एक तरीके से हेल्थ सुधारेगा। जिस एरिया में मान लीजिए आप लोग रहते हैं, आप लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहां पर कोई एक छोटा बच्चा है आसपास में आप लोग हैं, तो उसको देखिए इनडायरेक्ट वे में आप लोग स्मोकिंग करा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो कई लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते ही नहीं है, पर फिर भी वो वहां पर पैसिव स्मोकिंग करते रहते हैं, यानी कि जिस ऐसे इंसान के टच में रहते हैं जो इंसान यहां पर ये बीड़ी सिगरेट पीता रहता है। तो आप लोग देखिए अब किस तरीके की चीजों को लेकर चले। क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। क्वेश्चन तो यार आते जाते रहेंगे, पहले जान है तो जहान है, वो वाली बात है। तो ये सारी चीजों पर ध्यान रखिए, इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखिए जितना ज्यादा हो सके। ओके, एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसके बारे में फिर मैं आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा तो काफी डिटेल में बताऊंगा। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी होती है। आपको पता है हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वहां पर कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसके जो विधायक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन जो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी है वो कौन कौन सी हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा तो डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर देख रखे हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग देंगे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर बोथ बी एंड सी। तो कौन सा आंसर सही है यहां पर, ये आप लोग को बताना है। ध्यान से सुनिएगा, बात की जा रही है नोट पार्टिसिपेट। तो ये नोट जो होता है ना, ये कई बार आप लोगों को नोट आउट करके चला जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इस नोट पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे दिया कीजिए। एग्जाम में नोट आ गया, ओनली लिखा हुआ आ गया कि यहां बस ओनली यही है, तो आप लोग ओनली को देखेंगे नहीं, तो ये ओनली और जो नोट है ये अपना काम करके चले जाते हैं जिसलिए लगाए जाते हैं, और फिर आप लोग बोलते हैं भाई साहब क्वेश्चन तो सही किए थे पर लेकिन पता नहीं कहां रह गए यार। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में जानेंगे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो आप लोग यहाँ पर एक नया ज्ञान देकर जाएंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज के जो बेसिकली आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। ये यहाँ पर सबसे पहला जो न्यूज निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है मेहुल चोकसी के बारे में। चोकसी साहब काफी चौकस थे पर लेकिन फिर भी पकड़े गए। वो कैसे पकड़े गए, यहाँ पर इसकी एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है। वो नहीं कहते हैं कि इंसान जो होता है जब ज्यादा मस्ती में आ जाता है तो वो मारा ही जाता है। यहाँ पर ये रह तो रहे थे एंटीगुआ, क्योंकि आज की डेट में ये वैसे तो इंडियन सिटीजन थे, पर लेकिन जब इनके हाथ में पैसा लग गया, पैसा भी कितना 13,000 करोड़, समझ रहे हैं, एक देश को लोन दिया जा सकता है इतना जितना इनको पैसा लेकर ये भागे। कई सारे जो देश हैं उससे दुनिया भर का डेवलपमेंट हो सकता है उसमें, जैसे भूटान जैसी कंट्री होगी। तो इस तरीके के लोग जब इतना पैसा लेकर घूम रहे हैं तो होता ही हाथों में खुजली रहेगी, तो वही खुजली इनको देखने को मिली। और ये क्या करे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो वो कौन सी मूवी है उसमें कहता है तेरी भी गर्लफ्रेंड है तो पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात देखने को मिल रही है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। और ये जो ये न्यूज निकल कर आ रही है इसमें बोला गया कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एंटीगुआ से यहाँ पर दूसरे एरिया में गए। यहाँ पर अभी मैं मैप पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वहां पर जाकर ये बेसिकली अपना गुड टाइम एंजॉय करने के मूड में थे, पर लेकिन वहां पर इनको धर दबोच लिया गया। और इनके खिलाफ जो था ये हमारी कंट्री, अगर बात करिए हमारी कंट्री में जो सीबीआई है वो इंटरपोल, जिसको आप लोग इंटरनेशनल पुलिस भी बोल सकते हैं वैसे नॉर्मली, उसका पार्ट है। तो इंटरपोल के द्वारा रेड नोटिस इशू किया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डिनर करने कहाँ गया था, ठीक है। पर हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि किस बेस पर इसको पकड़ा गया जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डिनर कर रहा था। तो यहाँ पर इंटरपोल का नोटिस था जिसको रेड नोटिस आप लोग बोलते हैं। रेड नोटिस वांटेड पर्सन, यानी कि एक क्रिमिनल जो किसी ने किसी कोई ना कोई हरकत कर निकल गया, उसको पकड़ने के लिए रेड नोटिस इशू किया जाता है। और इस तरीके टोटल मिलाकर 8 नोटिस हैं जो कि इंटरपोल के द्वारा इशू किए जाते हैं। देखिए इंटरपोल का मतलब क्या है, क्यों
बनाई जाती है ऐसी एजेंसी। इसका बेसिक मतलब ये होता है, मान लीजिए आज के दिन में हमारी कंट्री में कोई उल्टी सीधी हरकतें कर भाग गया किसी दूसरे देश में, ठीक है। अब उस देश की पुलिस और हमारी देश की पुलिस आपस में मिलकर काम कर पाएंगे ताकि उसको पकड़ा जा सके। वरना आज की डेट में तो इतनी बुरी कंडीशन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाए क्रिमिनल तो पकड़ में नहीं आता है। अब सोचिए एक देश से दूसरे देश में भाग गया तो किस तरीके से उसको पकड़ रहे हैं। तो उसी के लिए इस तरीके के नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ताकि जो पुलिस है वहां पर वो तुरंत एक्टिव हो जाए। कई तरह के नोटिस है, अगर मिसिंग पर्सन है तो येलो नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कोई पर्सन है और मिसिंग चल रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो देश में, तो उसको किस तरीके से ढूंढना है, ठीक है। किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो ब्लू नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनआइडेंटिफाइड बॉडी, कोई भी पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई और पड़ा हुआ है किसी एरिया में और पता नहीं है किस देश का प्राणी है और कौन है ये, तो उसके लिए यहां पर ब्लैक एक तरीके से नोटिस इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। ग्रीन जो नोटिस रहता है यहां पर एक तरीके की वार्निंग रहती है और एक तरीके से यहां पर वार्निंग है इंटेलिजेंस की किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। ऑरेंज जो नोटिस है यहां पर ये कोई एमिनेंट थ्रेट है, एक तरीके से एमिनेंट थ्रेट के तरीके से इसको यहां पर देखा जाता है। अच्छा, ये दिक्कत देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है मोडस, ये मोडस ऑपरेंडाई। इसका मतलब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई उल्टी सीधी हरकतें की, उसने 2 साल पहले, ठीक है, एक ऐसा ही केस यहां पर देखने को मिला 2 साल बाद में किसी और देश के अंदर में, तो दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर नोटिस के थ्रू कि बिल्कुल वैसी दुर्घटना जो वहां पर थी ऐसी दुर्घटना की गई, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्पेशल नोटिस है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर नजर आएंगे ये कई तरीके के इस तरीके नोटिस यहां पर निकल कर आते हैं ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके प्रॉपर वे में। तो कहां पर थे, यहां पर इनके पास में सिटीजनशिप है, यहां पर एंटीगुआ एंड जो है यहां पर बारबुडा। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हो गया अमेरिका जो कि यहां पर जो बाइडेन वाली कंट्री है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो यहां पर कॉन्टिनेंट है उसके बीच में ये पर्टिकुलर एरिया है। यहां पर जाकर ये इंसान बसा, यानी कि पैसा लेकर बहुत लंबी छलांग मारी। अब यहां पर ये रहता है बेसिकली यहां पर सिटीजनशिप ली इसने, पर लेकिन ये गर्लफ्रेंड के सामने घूमने गया डोमिनिका में, तो यहां पर इसको धर दबोच लिया गया क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरपोल का नोटिस इशू किया गया था, तो उसके चलते इस इंसान को पकड़ लिया गया है। तो 13,578 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के लेकर भागा ये। तो अब यहां पर इसको लाने के लिए वापसी जो कतर एयरवेज का प्राइवेट जेट है वो भेज दिया गया है अपनी कंट्री में घसीट कर लाकर, फिर देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो ये पूरा केस था। अब आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, आगे कुछ और एडिटोरियल वगैरह आएंगे तो तब उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर केसेस जो है वो काफी ज्यादा डिप हो गए, तो एक अच्छी बात है हमारे देश में 1.5 लाख ओनली केस अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते जो नंबर ऑफ डेथ है वो भी यहाँ पर घटी है, अभी यहाँ पर 3,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा केस जो निकल कर आए तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखने को मिले कर्नाटका और तीसरे नंबर पर केरला में। नंबर ऑफ डेथ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटका में। टोटल केस जो हो गए 2,80,44,137 के करीब हो गए यहाँ पर टोटल केस, और टोटल नंबर ऑफ जो डेथ है यहाँ पर ये 3,29,000 के करीब यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंड किया जा रहा है क्रेडिट फॉर ऑक्सीजन यूनिट, यानी कि एक तरीके से काफी सारी जो स्कीम वगैरह है ये फैसिलिटी है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है ताकि नंबर ऑफ केसेस को डाउन किया जा सके और लोगों तक मेडिसिन वगैरह या फिर इनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी पहुंचाए जा सके, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा आज डिसीजन दिया जाएगा सेंट्रल विस्टा का जो काम चला है, यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट को बनाने का जो काम चल रहा है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए फिलहाल के टाइम पर कोविड-19 जैसी सिचुएशन में, या फिर उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए ताकि हमारी कंट्री में फोकस किया जा सके हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो उसी के चलते कई सारे जो यहाँ पर प्ली गई थी यहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर में, तो उसी का एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा। तो देखते हैं क्या डिसीजन निकल कर आता है। यूपी में यहां पर अभी कई सारी बॉडी और फेंकते हुए पकड़े गए गंगा रिवर के अंदर में, तो उसी के चलते यहां पर ये अभी यहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह के केसेस हैं, कई सारे लोग इनको कोविड-19 के केसेस बोल रहे हैं। हो सकता है कोई रंजिश कर मारकर फेंक कर ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पहली बार ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि इंसान की जिंदा तो रहते रहते कदर थी ही नहीं, अब मरने के बाद भी उसकी बॉडी की भी कदर नहीं है। तो ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। वैसे राइट टू लाइफ के अंदर अगर आप लोग बात कीजिए, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 है पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे संविधान में, जिसमें फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, और राइट टू लाइफ के बारे में जब बात करते हैं तो आफ्टर दैट भी उस इंसान की जो बॉडी है उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जिंदा और मरने के बाद भी यहां पर उसका क्रियाक्रम जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी इधर उधर फेंक दी और फिर जो है वहां पर उसमें चील कुत्ते वगैरह इस तरीके से ऐसे भी चीज देखने को मिलेंगे। कई सारी बॉडी रखी गई थी यहाँ पर कोविड-19 की और कुत्ते उस बॉडी को काट रहे थे, कान काट के ले गए, मतलब जो डेड बॉडी रखी थी, ऐसे भी न्यूज निकल कर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत बुरी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, ठीक है।
बाकी आप लोगों को पता है लॉकडाउन टाइम टू टाइम एक्सटेंड किए जा रहे हैं, तो कई सारी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट वर्कर रहते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। जब दिल्ली में आप लोग जाएंगे तो आनंद विहार जो बस स्टैंड है यहाँ पर, ये एक ऐसा बस स्टैंड है जो कि एक तरीके से इंटर स्टेट जो बेसिकली यहाँ पर कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो यहाँ से अगर यूपी में जाना है, अगर दूसरी जगह आप लोगों को निकलना है जैसे हरियाणा वगैरह, या फिर इधर आप लोग कहीं पर भी जाना है, तो यहाँ से निकलकर लोग जाते हैं। तो जब भी कोई दिक्कत होगी दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर इस वाले बस स्टैंड पर देखने को मिलेगी। तो वही चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अनसर्टेनिटी के टाइम पर किस तरीके से नॉर्मल चीजों को लेकर चला जा सकता है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो ये केस निकल कर आ रहा है, ये थोड़ा सा और टाइट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। जो सुशील कुमार का केस है, इसमें एक पॉइंट है जो आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह महाराष्ट्र जो बेसिक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये एक्ट है, ये है 1999 का। ठीक है, ये जो एक्ट है ये इसलिए लाया गया, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहां किसी ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहा है, लाइक टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके लिए एक्ट लाया गया था। तो सुशील कुमार पर ये एक्ट क्यों लाया जा रहा है? इसके ऊपर तो दूसरे ऑलरेडी प्रोविजन लग चुके थे कि हाँ डेथ के और वो सारी चीजें, ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इसके जो कनेक्शन है ये बोले गए दिल्ली पुलिस के द्वारा कि इनके पास में फुल सबूत है कि इसके कनेक्शन यहां पर प्रूफ हो रहे हैं कि जो आसपास एरिया के गैंगस्टर थे उनके साथ में इनके काफी अच्छे कनेक्शन थे और मॉनेटरी बेनिफिट भी एक दूसरे के साथ में यहां पर देखने को मिलता था। यानी कि आसपास वाले एरिया में जो भी गैंगस्टर थे, खासकर अगर बात कर ली जाए हरियाणा के अंदर, ये दिल्ली के अंदर या फिर जो राजस्थान के अंदर, तो इसके चलते यहां पर कंडीशन ये है कि किस तरीके से इनका जो कनेक्शन है वो प्रूफ किया जा रहा है। तो ये जो कनेक्शन प्रूफ किया जा रहा है, तो इसके चलते इनके ऊपर ये यहां पर MCOCA लगने की बात की जा रही है, जिसको महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात यहां पर बोली जाती है। तो ये जो है अभी यहां पर केस और ज्यादा टाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन जो है वो यहां पर बनती है आगे चलकर। पर लेकिन जो भी है ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों को इनके बारे में एक वो नहीं कहते कि ओवरव्यू तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, अभी यहां पर हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा बोला गया कि लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा अभी जहां पर ज्यादा केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना में और 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते केरला में यहां पर 9 जून तक, कर्नाटका में यहां पर 6 जून तक, ये अलग अलग राज्य में जहां जहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो उसकी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के चलते दिल्ली में काफी लार्ज स्केल पर जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसमें अभी दिखाया गया कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो गाड़ी चला रहे, तो उनको रोककर उनके अंदर जो दवाई है वो एक तरीके से उनको डोज दी गई। तो ये एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं अगर इस तरीके से डोज दी जाती है तो। ठीक है, अभी यहां पर बोला गया कि हमारी कंट्री में जो मॉनसून है वो अभी थोड़ा डिले हो जाएगा, ये यहां पर भी बोला गया। ये 2016 में 8 जून को मानसून था, जो फोरकास्ट थी बोला था 7 जून का आएगा। 2017 में 30 जून को मानसून आया था, तो 30 को बोला था 30 को आया था। 2018 में 29 को बोला 29 को आया। 2019 में 6 को बोला और लेकिन आया था 8 को। 2020 में 5 को बोला लेकिन आया था 1 को। यानी कि हमारी कंट्री का जो IMD है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हैं, ये कभी कभी यहाँ पर जो बेसिकली फोरकास्ट करते हैं 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर चलता रहता है, इतना तो। ठीक है, IMD हमारी कंट्री में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। तो ये किसके अंडर है ये मिनिस्ट्री, ये आप लोगों को बताना है। तो ये हल्की सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी एक यहाँ पर पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, ये नॉर्मली अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये एक टेम्पो है, ऑटो है, इसके ऊपर एक पेड़ गिर गया, तो कोई नहीं यार एक ऑटो था बस वो टूट गया और क्या हुआ। ठीक है, पर लेकिन इस इंसान के बारे में सोचिए जिसका ये ऑटो था, कैसे कैसे कर कर इस इंसान ने ये ऑटो एक खरीदा होगा और इसके बाद में इसकी जिंदगी की रोजी रोटी एक तरीके से यहाँ पर दांव पर लग गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि हो सकता है किसी के लिए वो बहुत छोटी चीज हो, पर लेकिन किसी सामने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये सेंसिटिविटी हम लोग को समझनी पड़ेगी। अगर किसी पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठते हैं तो आप लोग को सेंसिटिव होना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के पास में काफी सारी चीजें हो, पर लेकिन सामने वाले के पास में एक छोटी सी चीज हो और वो भी जद्दोजहद से उसने खरीदी हो, तो वो वाली सेंसिटिविटी एक ऑफिसर के अंदर आनी चाहिए, तभी एक ऑफिसर जो है वो सही जजमेंट ले पाएगा। तो एथिक्स के अंदर आप लोग कई सारी ऐसी चीजें जो हैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश की जाती है, आप लोग के अंदर की वो चीजें जानने की कोशिश की जाती है कि इस इशू को लेकर आप लोग कितने सेंसिटिव हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर जो CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है उससे रिलेटेड थी, यहाँ पर ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। कोविड-19 के सिम्टम्स थे लगभग 10 डेज से इनके अंदर भी। तो मैथिली जो शिवरामन इनका नाम आप लोग रख सकते हैं, एक पॉलिटिशियन थी जो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज पूछ ली जाती है, तो एक मोटा मोटा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप लोग हेल्पलाइन नंबर चाहिए कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आप लोगों को दिक्कत है, तो यहाँ पर कुछ नंबर आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को लगता है कोई पर्टिकुलर पर्सन भी जैसे परेशान है, उसके साथ में भी आप लोग ये नंबर शेयर कर सकते हैं। ये नंबर मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा और फेसबुक पर भी, जिनके साथ में आप लोग थोड़ा सा अपनी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हुए लोगों तक पहुंचाइएगा इनको, ताकि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो इंसान जो है यहाँ से थोड़ी बहुत मदद ले सके। नेशनल हेल्पलाइन नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है यहाँ पर, ये कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ में आप लोग 1075 से, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई बच्चा आप लोगों को दिखता है, ऐसा बच्चा खासकर जो कि जिसके माँ बाप डेथ हो चुकी है, कोई ऐसा अनाथ बच्चा है, उसके बारे में आप लोग 1098 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इनके लिए आप लोग यहां पर इस नंबर पर 14567 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है उसको हेल्प प्रोवाइड करानी है तो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसको मेंटली वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, साइकोलॉजिकली दिक्कत देखने को मिल रही है, तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए तो 08046110007, ठीक है। तो ये यहां पर नंबर है जो कि हेल्प प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला तो जेम्स बॉन्ड हो गया। तो इन्हें कहने का मतलब ये कि ये नंबर आप लोग लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। अगर कोई दिक्कत हो तो कम से कम जो हेल्पलाइन अवेलेबल है उनका फायदा तो मिले लोगों को, वरना इनका कोई मतलब नहीं है चीजें बनाने का। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पर ये खुद इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर करने के लिए बोली गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है, कि यहाँ पर ये जो हेल्पलाइन नंबर आप लोग ये प्रोवाइड कराए गए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ही आप लोग शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर इनका फायदा उठा सके। अगर कोई दिक्कत किसी को है तो वो इंसान जो है उस दिक्कत में इनको यूज कर सके। ओके, आइए अब आज के एडिटोरियल है उनके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं। पहला जो एडिटोरियल है यहाँ पर जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो रस्साकसी चल रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला, याद जो साइक्लोन आया उसके लिए हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी, तो ममता बनर्जी जी उसमें नहीं गई। फिर एक अलग से उनके द्वारा मिलने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो कि अपनी रिपोर्ट उनके द्वारा सबमिट की गई, तो उसके चलते काफी ज्यादा पूरी कंट्री में एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिली। उसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो इनके चीफ सेक्रेटरी थे उनको यहाँ पर डेपुटेशन पे बुलाने की बात की गई, उनको रिपोर्ट करने की बात की गई आज के दिन 10 बजे। तो उसके चलते भी काफी बड़ा एक ऐसा मुद्दा बन गया कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर सकती है। तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर डेपुटेशन पे चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बुलाना और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सहमति नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो यहाँ पर उसका डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म सिस्टम के बारे में, यानी कि संघवाद के ढांचे के बारे में, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है इस चीज के ऊपर कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि स्टेट कैडर अलग अलग जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर जिनको स्टेट कैडर मिला है, उसको इस तरीके से यहाँ पर ये किसी भी टाइम अपने पास में रिकॉल कर सकती है क्या, इससे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सारी बातें हैं। पर लेकिन जहां पॉलिटिक्स आती है तो आप लोग बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वही सेम कोटेशन आप लोग बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वहां पर भी सारी चीजें दांव पर लग जाती है जब यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो वही सारी रस्साकसी चल रही है, ब्लेम गेम चल रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो कोई किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जब से इलेक्शन हुए तब से यहां पर ये माहौल बड़ा ही खराब बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए जो भी है मोटा मोटा सा तो आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है देश दुनिया में, लक्षद्वीप के अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में ये आर्टिकल है। हालांकि आर्टिकल में जो चीजें बताई गई हैं वो इस तरीके से कि हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर वहां पर घूमने गए, जैसे कि हमारी कंट्री में जब फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो भी जब वहां पर गए थे तो उनके द्वारा बोला गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों जगह गए थे, कि कितना फर्जाइल एरिया है, इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी बातें बताई गई है, पर मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, जिससे आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन निकल के आएगा, समझेंगे। जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग देखने को मिली, उसके बारे में आर्टिकल है, तो समझेंगे क्या क्या चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, अभी कोविड-19 के चलते जिस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आज की डेट में यार अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। जैसे हमारी कंट्री में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर B1617 यानी कि हमारी कंट्री में B1617 आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें यूके के अंदर में तो B117 आप लोग बोल सकते हैं। ब्राजील के अंदर भी कई सारे ऐसे वेरिएंट के बारे में बात की गई, साउथ अफ्रीका के अंदर अलग वेरिएंट के बारे में बात की गई। तो कोरोना वायरस तो एक ही है और ये वेरिएंट क्या है, ये इनके परिवार के मेंबर है। यानी कि ऐसा है कि कोरोना वायरस के 10-12 बच्चे थे, एक बच्चा ब्राजील में, एक बच्चा इंडिया में, एक बच्चा यूके में। तो इस तरीके से ये जो बच्चे घूम रहे हैं इसके, तो ये आगे चलकर बड़े भी होंगे, बड़े होंगे तो ये सामने वाले के ऊपर अटैक करेंगे और ज्यादा ताकतवर तरीके से। तो लगभग 40 कंट्री में अलग अलग तरीके से इस तरीके से वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं।
तो इसने पूरी अलीबाबा 40 चोर वाली टीम बना ली है। तो इस तरीके से जो 40 बच्चे हैं इसके, तो इनको कंट्रोल कैसे करना है, तो उसके बारे में बात करता है कि कोविड-19 को उसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर चलते हैं आप लोग। क्लाइमेट चेंज कोई एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक कंट्री इससे दिक्कत से नहीं सुधार पाएगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो कोविड-19 को भी ग्लोबल लेवल पर हम लोग को एफर्ट लगाने पड़ेंगे दवाइयों के प्रोडक्शन में, और उस तरीके से दवाई प्रोवाइड करानी है लोगों को, ताकि लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी होने के सहूलियत मिल सके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो दवाई जो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है, वरना ये बीमारी खत्म नहीं होगी, फिर निकल कर सामने आएगी, तो कैसे इसको टैकल करोगे। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर बेसिकली हर एक कंट्री को सामने आकर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये एफर्ट भी लगाया गया था कि कोविड-19 के लिए जो दवाइयां हैं, ठीक है, उसको पेटेंट फ्री कर देना चाहिए। पेटेंट फ्री मतलब रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए जिस इंसान के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको बनाया गया है। तो उसके चलते कई सारी बातें बोली जा रही हैं। पहली बात तो यहां पर यह बोली जा रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले इंसान ने मेहनत की, पैसा लगाया, अगर उसको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आगे अगर कोई ऐसी बीमारी आएगी, कोई महामारी आएगी, तो क्या फिर वो रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा? वो तो बोलेगा यार बीमारी महामारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो यहां तो मेरा कुछ फायदा नहीं रहेगा, मेरी दवाई पे तो पेटेंट ही नहीं लगेगा। तो ऐसी भी बातें देखने को मिल सकती है। तो दवाई वाले फील्ड में हो सकता है आगे आविष्कार न हो, पर लेकिन अगर पेटेंट ऐसे ही रहा तो दवाई जो है वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाएगी, पता चला दुनिया मर गई, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कोई मिड पाथ निकालो ना, बुद्धा वाला पाथ, कि बनाने वाले का भी फायदा रहे और जिस तरीके से जो लोगों को भी चीजें मिलती रहे। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, दवाई बनाने के लिए एक अच्छा सजेशन है, आप लोग इंटरव्यू में बोल सकते हैं और आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको। ये बोल सकते हैं आप लोग यहां पर कि आगे से अगर कोई महामारी है, उसके लिए अगर कोई दवाई बनानी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सारा पैसा है वो कोई प्राइवेट पर्सन ने लगाकर वो सारा पैसा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगाए वहां पर, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग बजट प्रोवाइड करिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें पैसा लगाएगी और वहां से अगर दवाई निकल के आएगी, तो वो जो दवाई है वो आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में पेटेंट फ्री करो, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन का तो पैसा लगा नहीं है कि वो बैठकर रोएगा हायर में तो लूट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, पैसा लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया, सबने इसको पैसा दिया, तो अब यहां पर ये एक तरीके से पब्लिक मनी हो गई, तो दवाई भी पब्लिक की हो गई, तो पब्लिक तक दवाई पहुंचनी चाहिए, और वो भी बिना किसी पेटेंट के, सस्ते से सस्ती, और फ्री प्रोवाइड करा दो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबने पैसा लगा रखा है। तो ये वाला सजेशन आप लोग आसानी से दे सकते हैं। और ये सेम सजेशन मेरे दिमाग में कहां से आया, जैसे इलेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, इलेक्शन को जब आप लोग बात करते हैं, इलेक्शन लड़ने वाली जब बात आती है, तो वहां पर कई बार बात करते हैं कि पब्लिक फंडिंग वहां पर होनी चाहिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अलग अलग दबाकर पैसा लगाती हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के अंदर में। एक इंसान है 5 करोड़ लगा के चला गया, एक इंसान है 5 लाख भी नहीं लगा पा रहा है, तो 5 करोड़ वाला तो खरीद लेगा आधे से ज्यादा वोट। तो इस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए वहां पर एक तरीके से, और यहां पर इलेक्शन के लिए वहां से उनको मनी मिलनी चाहिए, यानी कि ताबड़तोड़ कोई भी कितना भी पैसा लगा रहा है। कहने के लिए तो देखिए रूल और रेगुलेशन है हमारी कंट्री में, पर लेकिन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात आती है, हमारी कंट्री में एस्टिमेशन इतना लगाया जाता है कि यूएसए में जो पैसे खर्च होते हैं ना इलेक्शन में, उससे भी ज्यादा हमारी कंट्री में खर्च हो जाते हैं। तो देखिए यूएसए कहां और हम कहां, और फिर भी इतना लार्ज स्केल पर हम लोग पैसा यहां पर खर्च कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, सारे ऐसे इशू होते हैं, आप लोग इंटरकनेक्ट कर इनको देख सकते हैं। देखिए जब आप लोग सिलेबस अंडरस्टैंड कर लेंगे ना अपने एग्जाम का, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप लोग कनेक्ट करने लगेंगे। एक इशू ऐसा है जम्मू एंड कश्मीर का, मान लीजिए उठा लीजिए, या कोई इशू ऐसा है जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, पर लेकिन वुमेन के बारे में बात करें तो एसए में भी वो टॉपिक आ सकता है, सोसाइटी में फर्स्ट पेपर में भी वो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। वुमेन के राइट के बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो वो सेकंड पेपर में टॉपिक बन जाएगा आप लोगों का। तो ये सारी चीजें एथिक्स के अंदर टॉपिक बन जाएगा आप लोगों का। तो ये सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लोगों ने समझ लिया कि ये इशू क्या है और इस इशू को किस तरीके से यूज करना है, तो वही तो खेल है, बाजीगर इसी को तो कहते हैं जो इन चीजों को समझ जाता है। तो आप लोग सिलेबस के ऊपर अपनी जो पकड़ बना लीजिए, फिर आप लोग इस गेम के बाजीगर बन जाएंगे, ठीक है। बाकी साइड में आर्टिकल ये मंडे को आता है, मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो कुछ अपने जो भी इनके अंदर भावनाएं होती हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बारे में है। साइड में ये जो छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ भी ये पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बातें की जा रही है, जिस तरीके से कंडीशन बनी है फिलहाल के टाइम पर कोविड-19 को लेकर कैसे डील किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट को कैसे डील करना चाहिए था। तो बेसिक मुद्दा ये है कि मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर स्टेट लड़ रहे हैं भाई साहब, पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, जब जाकर आप लोग इसको हरा पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कार्टून है और ये है यहाँ पर ये डेटा पॉइंट, इसको भी समझेंगे। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि चल क्या रहा है। और इस तरीके के भी केसेस अभी देखने को मिलते हैं। ये है यहाँ पर आर्टिकल इस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर तेजपाल है ये, तो तेजपाल साहब जो है इनके द्वारा काफी बुरी हरकतें की गई। एक वुमेन के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया
कि ये है बेसिकली जो तहलका पत्रिका उसके जो एडिटर चीफ। तो इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया एक महिला के द्वारा कि इनके द्वारा एक महिला के साथ में छेड़खानी की गई और छेड़खानी भी बदसलूकी की हद पार कर दी गई इनके द्वारा। लिफ्ट में उसको पकड़ा गया, प्राइवेट पार्ट्स पे उसके छेड़खानी की गई। ये केस 7 जो नवंबर 2013 में देखने को मिला। सेम रिपीटेशन इनके द्वारा जो चीजें की गई वो की गई इनके द्वारा 8 नवंबर को, ठीक है। 8 नवंबर को इनके द्वारा बहुत बुरी हरकतें की गई। तो इसके चलते इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा ऐसी ऐसी हरकतें की गई है। पर आप लोगों को पता है यहां पर जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो मनी और पावर होती है तो वहां पर वो इंप्लीमेंट किया था। तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये मूवी देखी आप लोगों ने गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप लोगों को एक सीन याद होगा, जब कोर्ट वाला सीन रहता है और यहां पर ये हाथ पर आग लगाकर आता है और वहां पर उसको डराता है और वो कूदकर भाग जाता है। तो फिर ये बोलता है कि जो इंसान जो है वहां पर बोलता है मेरे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अपने जान पर आए तो कूदकर भाग गया। तो एक सही केस को ये झूठा साबित कर देता है और वहां पर उस एक तरीके से उन गुंडों का साथ देता है। तो ये सारे हमारी कंट्री में जो रियलिटी में जो जुडिशरी को किस तरीके से गुमराह किया जाता है और जुडिशरी की आंखों पर जो पट्टी बंदी होती है वो ये दिखाने की कोशिश की जाती है। उसका मतलब ये है कि आप लोग जुडिशरी को जो दिखाओगे वही देखेगी, खुद जुडिशरी की आंखें नहीं है। और वो दिखाएंगे क्या, वो सबूत के बिना पर जो आप लोग इसके सामने लेकर आएंगे वही चीजें यहां पर ये देखेगी। यानी कि अगर आप लोग प्रूफ कर पाते हैं, भले ही आप लोग गलत क्यों ना हो, पर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आप लोग सही हैं तो आप लोग सही हैं। तो ये है बेसिकली फंडा। तो इस फंडे में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक फंडा ये भी है हमारी कंट्री में जुडिशरी का कि आज के डेट में कोई भी पर्सन बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए। तो इस फंडे पर यहां पर हमारी जुडिशरी काम करती हुई नजर आती है। पर लेकिन रियलिटी में जो कंडीशन है यहां पर जिस वुमेन के साथ में ये हुआ और यहां पर एक ऐसा इंसान जिसने ऐसी हरकतें की उसके ऊपर आरोप लगाए गए और इनको छोड़ दिया गया। तो राइटर यहां पर ये बोल रही है अभी फिलहाल कि आगे आने वाले टाइम में वुमेन के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को मिलेगी तो यहां पर किस तरीके से आप लोग उस केस को लेकर चलेंगे। वुमेन की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, जैसे तैसे सामने निकल कर आती है, इतने सारे अत्याचार देखने को मिलते हैं। अगर उसके बाद में भी इस तरीके का उसको टैकल किया जाए केस को तो फिर केस आगे कैसे बढ़ेगा। तो जुडिशरी को थोड़ा सा और चीजों को ढंग से समझना चाहिए और चीजों को लेकर चलना चाहिए और ढंग से अगर कोई ऐसा केस आता है उसको फास्ट ट्रैक तरीके से लेकर चलना चाहिए। 2013 से केस पड़ा हुआ है, 2021 में मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन बनी हुई है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अलग से प्रोविजन लाकर आने चाहिए, तभी इन चीजों से हम लोग निपट पाएंगे, वरना ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाएंगी सोसाइटी के ऊपर। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं तो इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में देखने को मिलेगी। आप लोगों को गांव में, छोटे एरिया में, सिटीज में, या फिर आप लोग तो छोटे छोटे गांव एरिया हो गए जहां से केस निकल कर आते हैं पर लेकिन जनता के सामने नहीं आते हैं। जो बड़े बड़े केस होते हैं वो जनता के सामने आते हैं। हजारों लाखों केस ऐसे होते होंगे पूरे दिन में जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। कई सारे लोग जो है शर्म के मारे कि हाँ सोसाइटी में क्या इज्जत बेइज्जती वाली बातें, उनके चलते चीजों को छुपा लेते हैं। तो वो भी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी यहां पर इस कार्टून के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अगर मैं बोलूं इस कार्टून को देखकर आप लोगों को 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे। यहां पर ये एक स्कूल है, यहां पर ये सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यहां पर दिखाया जा रहा है यहां पर ये बेसिकली लेगेसी थामे हुए हैं। तो किसके बारे में है ये कार्टून, इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। देखता हूं कौन अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता है। एक दूसरे का आंसर भी पढ़िएगा, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और ये इस तरीके से भी है कि आंसर राइटिंग आप लोग कैसे स्टार्ट करनी है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूं मैं कि बिगनर को आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। और वो वीडियो जो है लगभग 3 लाख के करीब बच्चे उसको देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग भी उसको देखकर फायदा उठाइए और देखिए किस तरीके से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। और उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा आप लोग, तभी आप लोग अपने आप को अंदर से सीरियस कर पाएंगे। बाकी यहां पर ये जो डेटा पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में आज के डेट में पेट्रोल जो डीजल के प्राइस हैं वो किस तरीके से आप लोग कंडीशन देखने को मिलती है। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो फिर से 95 के एरिया में या 100 के एरिया में पहुंच गया मुंबई के अंदर में। चेन्नई में भी कुछ कम नहीं है और कोलकाता के अंदर कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को मिला। पर लेकिन जो क्रॉस कर दी गई चीजें 100.19 यानी कि 100 रुपए 19 पैसे है मुंबई के अंदर में। चेन्नई के अंदर में 95 रुपए 51 पैसे, कोलकाता के अंदर में 93 रुपए 97 पैसे और दिल्ली के अंदर में 93 रुपए 94 पैसे। तो ये आप लोगों को हमारी कंट्री में जो प्राइस देखने को मिलेंगे आज के डेट में पेट्रोल के। तो ये प्राइस इतने लार्ज स्केल पर बढ़ कैसे रहे हैं, तो इसी का यहाँ पर एक ब्यौरा दिया गया है। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर टैक्स लगाया जा रहा है। बेस प्राइस जो है यहाँ पर वो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 47 के करीब, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस है 47 देखने को मिलेगा। सेंट्रल टैक्स लग गया उस पर लगभग 10 रुपए, डीलर का जो कमीशन लग गया उस पर लग गया 2 रुपए और फिर यहाँ पर चलता है 11 रुपए लग गया। ये होता है यहाँ पर पूरा प्राइस। तो मई 2014 में ये पूरा प्राइस जो था ये बैठता था लगभग 71 रुपए, ठीक है, जब यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई। आज की डेट में अगर बात की जाए इसके
तो ये बेस प्राइस घटकर, देखिए इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहां पर, जो बेस प्राइस था यहां पर यानी कि जो नॉर्मली प्राइस जो होता है बिना टैक्स लगाए वो 47 रुपए था 2014 में। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो पेट्रोल का प्राइस था वो 71 रुपए था। अब बेस प्राइस 47 रुपए से घटकर यहां पर 34 आ गया, समझ रहे हैं, 37 भी नहीं 34 आ गया। तो लगभग 13-14 रुपए घटकर और नीचे प्राइस आ गया बेस प्राइस पर। यहां पर सेंट्रल का टैक्स कितना है, जो 10 रुपए लगता था वो अब 32 रुपए लग रहा है सेंट्रल का टैक्स, समझ रहे हैं। सेंट्रल का टैक्स जो 10 रुपए लगता था 14 हमें, वो अब 32 रुपए लग रहा है। अगर डीलर कमीशन बात करें वो 2% था, वो अभी यहां पर लगभग 4% हो गया है। स्टेट का जो था यहां पर जो टैक्स लगता था वो 11 रुपए लगता था लगभग, वो अब यहां पर 21 रुपए लग रहा है। यानी कि स्टेट का टैक्स डबल हो गया, सेंटर का टैक्स ट्रिपल हो गया। तो यहां पर जो प्राइस है वो भी यहां पर लगभग आप लोगों को डबल नजर आएगा। जो 74 रुपए प्राइस हुआ करता था वो 92 रुपए हो गए यहां पर। तो ये हमारी कंट्री में जो प्राइस है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा होगा। साउथ अफ्रीका में इससे कम है, चाइना में इससे कम, ब्राजील में, ये सारी जो कंट्री है सब में आप लोगों को कम नजर आएगा। हमारी कंट्री में एक ह्यूज टैक्स लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो इसकी वजह से इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, ये लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल तो आप ही यूज करते हैं ना बाइक में, गाड़ी में, सारी चीजें, तो आप कंडीशन समझिए। और यहां तो चलिए बाइक गाड़ी की बात की जा रही है, भाई साहब ट्रैक्टर चलाने में भी तो पेट्रोल की जरूरत, डीजल की जरूरत होती है ना। तो वहां पर भी तो आप लोग देखिए किसानों के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई सब्जी बेचने वाला इंसान अपनी छोटी बहुत कोई रेडी वगैरह, वो नहीं कहते स्कूटी वगैरह लेकर चलते हैं, तो वो भी अगर यहां पर पेट्रोल का प्राइस या फिर डीजल का प्राइस महंगा रहेगा तो वो फिर सब्जी से उसका प्राइस निकालेगा। तो यहीं से इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टमाटर उगाए वेस्ट बंगाल में, अब पहुंचाए जा रहे हैं वो तमिलनाडु में, तो वहां से उसको ले जाने का जो खर्चा आएगा तो वो सारा किससे लेगा जाएगा, कस्टमर से निकाला जाएगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि महंगाई आ गई है। तो महंगाई आती नहीं है, महंगाई लाई जाती है इस तरीके की एक्टिविटी कर, ठीक है। तो यह है कुछ बातें जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो यहां पर एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात कर रहा है कि डिस्कस करने वेरियस रीजन हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी क्रिएट की जाती है, ठीक है, किस लिए क्रिएट की जाती है और हाउ यूनियन टेरिटरी आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट इन इंडिया। यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी जो है वो स्टेट से डिफरेंट कैसे हैं और यहां पर किस तरीके से यूनियन टेरिटरी क्यों क्रिएट की जाती है, कैसा रीजन है, तो उसके बारे में आप लोग समझिएगा। तो उसके चलते पहले आप लोगों को मैं यूनियन टेरिटरी दिखा देता हूं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी है आज के डेट में। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर एंड नगर हवेली जो है ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, यहां पर दमन एंड दीव, ये अब एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। फिलहाल यहां पर लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बात करेंगे। पुदुचेरी जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया अंडमान निकोबार, ऊपर हो गया लद्दाख और ये हो गया दिल्ली। तो टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में से हमारी कंट्री में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि खुद की विधानसभा आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो हो गई दिल्ली, एक होगी यहां पर पुडुचेरी और एक है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि यहां पर अभी इलेक्शन नहीं हुए वो अलग बात है, पर लेकिन यहां पर भी प्रोविजन इसके लिए डाले गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के हैं? अब तक तो अकेले दिल्ली के होते थे और पुडुचेरी के, पर लेकिन अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के भी देखने को मिलेंगे। बाकी कोई सी भी यूनियन टेरिटरी के जो यहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर तो रहते नहीं वहां पर, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग यहां पर याद रखेगा। आजादी के टाइम पर अंडमान निकोबार, इसी के साथ में लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी थी हमारी कंट्री में। पैटर्न चेंज होता गया, चीजें चलती गई और फिर आगे चीजें बढ़ती गई। आज का आर्टिकल हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, और ये जो आर्टिकल है इसको भी हम लोग समझेंगे। पर लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि यूनियन टेरिटरी जो है, जो मैंने बोला ना कि क्रिएट क्यों की जाती है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, तभी आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा। नीड फॉर यूनियन टेरिटरीज, देखिए यूनियन टेरिटरी जो होती है बेसिकली फर्स्ट टाइम अगर नॉर्मल तरीके से बात करें, जो बनाने की बात की गई एक्स्ट्रा, तो 1956 में बोला गया कि क्यों बनानी है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, जब एक राज्य को तोड़कर उसके अंदर से एक और राज्य बनाया गया, तो कुछ एरिया ऐसा लगने लगा, उसने बोला कि यार देखो ना तो मैं इस राज्य से मिल रहा हूं ना इस राज्य से मिल रहा हूं, मुझे तो तुम अलग थलग ही कर दो, मुझे इनसे मिलने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये मिर्च खाता है, ये नमक ज्यादा खाता है, पर लेकिन मुझे तो हल्दी ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यानी कि इसकी कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, लोकल एरिया में जहां पर ये रहता है, तो कहता है कि मेरा इनके साथ में बनेगी नहीं यार, हम फिर लड़ेंगे, फिर दिक्कत होगी, तो आप लोग मुझे अलग बना दो। तो अलग बना दो तो कैसे बना दे, तो यहां पर उसको अलग बनाया जाता है फिर यूनियन के अंदर में, तो इसीलिए यूनियन की टेरिटरी बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इकोनॉमिकली अलग रहेगा, कल्चर अलग रहेगा, उनकी ज्योग्राफी अलग रहेगी, कुछ ऐसा रीजन देखने को मिलेगा जिसके चलते जिस एरिया में वो घिरी हुई है उस एरिया के जैसी वो है ही नहीं है, वो अलग है बिल्कुल, तो इसलिए उनको अलग रखने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते यहां पर इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, और जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर किया जाता है।
एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन गवर्नमेंट कैसे करती है, तो इसके अलग अलग तरीके हैं इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करने के। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये एक तरीके की पोस्ट है, जैसे सेंटर में चलिए बात कर लेते हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट हो गए, स्टेट के अंदर गवर्नर हो गए, इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी के अंदर आप लोगों को अलग अलग नाम से नजर आएंगे। कहीं पर आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अभी जो पूरा बवाल चल रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर चल रहा है। नॉर्मली ये पर्सन जो होता है वो एक आईएएस ऑफिसर माना जाता है या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन माना जाता है, पर लेकिन यहां पर क्या है, एक पॉलिटिशियन को यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, जिसके चलते काफी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पंजाब के गवर्नर होते हैं उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाता है चंडीगढ़ का, ये याद रखना। दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव को 2020 में अभी यहां पर इनको ऐड कर दिया गया एक जगह, और प्रफुल्ल पटेल साहब जो है यहां पर वो यहां पर अभी लीड कर रहे हैं इन चीजों को। समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कंडीशन है इसके बारे में, तभी आप लोग आर्टिकल को समझ पाएंगे। पहले बेसिक चीजें आप लोग समझिए। यहां पर देखिए अंडमान निकोबार वाला एरिया तो साइड में होता है, यानी कि दोनों एरिया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, और जब लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये अरेबियन सी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लक्षद्वीप में टोटल मिलाकर 36 आइलैंड है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक नए एडमिनिस्ट्रेटर चुनकर आए जिनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। तो बीजेपी के पॉलिटिशियन, और पहली बार किसी पॉलिटिशियन को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया जब ये यहां पर आए दिसंबर 2020 में। तो चलो कोई नहीं, ऐसा कुछ किया गया, हालांकि ये सही नहीं है कि पॉलिटिशियन को इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, फिर भी चलो चल गया, तो देखते हैं आगे क्या बना। फिर यहां पर कंडीशन नॉर्मल तरीके से चलती रही, कोई नहीं, यहां पर 70,000 के करीब जो लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ रेगुलेट करने की बात की गई, चीजों को कैसे लेकर चलना है वो समझने की कोशिश की गई। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जब इनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर लाया गया तो यहां पर 4 अभी नए रेगुलेशन इनके द्वारा ऐड किए गए। लक्षद्वीप एनिमल जो यहां पर प्रिजर्वेशन रेगुलेशन है 2021 का, प्रिवेंशन ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन, यानी कि कोई सोसाइटी के खिलाफ कुछ ना करे वो वाला एक्ट लाया गया। लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन लाया गया, और लक्षद्वीप डेवलपमेंट ऑथोरिटी रेगुलेशन जो है यहां पर ये सबसे जो ज्यादा न्यूज में है वो ये है। तो ये कई सारे रेगुलेशन लाए गए, और ये जो रेगुलेशन है ये लक्षद्वीप को बोला जा रहा है कि मोलदीव बना देंगे। मोलदीव में आखिर है क्या? मोलदीव एक ऐसा एरिया जो शानदार तरीके से यहां पर लोग जो है घूमने जाते हैं, और खासकर ये काफी फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर। कई सारे लोग तो इसको हनीमून पैकेज के तरीके से भी लेते हैं मोलदीव को, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अर्निंग जो होती है मैक्सिमम वो टूरिस्ट एक्टिविटीज की तरीके से होती है। तो ऐसा ही डेस्टिनेशन यहां पर लक्षद्वीप को बनाने की बात की जा रही है। पर लेकिन लक्षद्वीप में ऐसी अगर चीजें की जा रही हैं तो लोकल एरिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये थोड़ी ना कि बस हम लोगों को पैसे को देखना है और उसके हिसाब से हम लोगों ने काम कर दिया, तो वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो लोकल एरिया को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो क्या क्या है? उनकी लैंड ली जा रही है, उनको रीएलोकेट किया जा रहा है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में, कि वहां पर जाकर हो, यहां पर ना हम लोग होटल बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको पनिश भी किया जा रहा है, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इवन यहां तक कर दिया गया कि एक रूल और रेगुलेशन लाया गया जो पंचायत वाला मैंने बोला, उसमें कि पॉपुलेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है कि आप लोग पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, पॉपुलेशन हम लोग बाहर से बुलाएंगे, यानी कि टूरिस्ट बुलाएंगे, ठीक है। तो ये वाली हरकतें देखने को मिल रही है। और नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के हिसाब से जो 5वां प्रस्तुत किया गया उसके हिसाब से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत है जिसके चलते यहां पर लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कंजप्शन और सेल बीफ, मैंने बोला ना अभी यहां पर, अभी आप लोगों को बताइए जो इनके द्वारा रेगुलेशन लाए गए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं एनिमल जो यहां पर एनिमल प्रिजर्वेशन जो रेगुलेशन लाया गया है, तो इसके तहत यहां पर उनको बीफ खाना है, वो सब चीजें उनके ऊपर भी रोक लगाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें पनिशेबल ऑफेंस लाया जा रहा है इनके लिए 7 साल तक का, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं आप लोग अगर हैं तो आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये सारी चीजें कई सारे। और यहां पर एक तरीके से एक अंडर न्यू जो यहां पर गोंडा एक्ट की तरीके से इसको देखा जा रहा है यहां पर, कि लो क्राइम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो कम्युनिटी है जो कोस्टल एरिया में जो रहती थी, अपना ट्रेडिशनल फिशिंग कर दी थी, तो फिशिंग नहीं करने दी जा रही है उनको। इसी के साथ में डेमोलिश कर दिया गया कोस्टल एरिया में जो उनके द्वारा अपने जो थोड़े बहुत जुगाड़ बनाए गए थे वहां पर, वो सारी चीजें। इसी के साथ में जो डेयरी फार्म है वहां पर उसको भी शट डाउन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने कंट्रोल में ले लिया गया है और अपनी मनमानी चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। भेजा तो गए थे यहां पर इनको बाहुबली बनाकर, पर लेकिन ये क्या बन गए यहां पर, ये तो कुछ और ही बन गए। तो यहां पर कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है वो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम जो है वो काफी ह्यूज यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूज मत होना, और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है।
आइए अब आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग अभी यहां पर देखने को मिली, ये 28 मई को। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। जैसे कि यहां पर कंडीशन देखी जाए तो 16 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। 31 रिप्रेजेंटेटिव, 17 मेंबर जो यहां पर रूलिंग पार्टी के भी थे, जिनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं, यहां पर पहले आप लोग ये समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर बेसिकली ये जो बॉडी है इसमें ऐड किया गया संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 279A के तहत यहां पर इसको ऐड किया गया। चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलकर काम किया जाता है। एक फेडरल बॉडी है यहां पर। ये वोटिंग स्टैंड जो है सेंटर के पास में 1/3 है और स्टेट के पास में 2/3 वेटेज यहां पर दिया गया है। तो स्टेट को ज्यादा पावर है यहां पर, और जो डिसीजन है वो 75% सपोर्ट से होना चाहिए, तो यानी कि स्टेट को ज्यादा पावर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन हो गया। अदर मेंबर जो फोरम है सेंटर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। वाइस चेयरपर्सन यहां पर वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, और मेंबर जो है स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे यहां पर इसके अंदर क्या क्या रेट रखना है और कैसे लेकर चलना है। तो जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो अभी मीटिंग हुई है, वहां पर अभी प्रपोज किया गया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसको बोला गया 8 जून को आप लोगों को रिपोर्ट देनी है, और फर्दर एक्सपेंड चीजों को किया जा सकता है। कोविड-19 के लिए जो रिलीफ है उनके ऊपर क्या क्या टैक्स लगना है उसके बारे में बात की जा रही है। जीएसटी कंपनसेशन जो है सेस के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसके थ्रू यहां पर यूज किया जाएगा। तो 1.58 लाख करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाकर पैसा लिया जाएगा और फिर वो स्टेट को दिया जाएगा। तो वो जो स्टेट के पास है पैसा जाना है, 2017 में जीएसटी आया था, तो 17 में 5 साल के लिए बोला गया था 2022 तक कंपनसेशन देना है। पर लेकिन जैसे यहां पर भी कंडीशन बन गई है, तो 2022 तक भी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इसके बाद भी ऐसा माहौल यहां पर बन गया है। बाकी एडवांस पेमेंट किया जा रहा है यहां पर, जो दवाइयां वगैरह मैन्युफैक्चर के लिए, या फिर कई सारी कंट्री जैसे जापान, यूरोपियन से वैक्सीन लाने की भी बात की जा रही है, ताकि सिचुएशन को थोड़ा संभाला जा सके। तो जीएसटी नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड यहां पर रहता है। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, जो जीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो जीएसटी होते हैं ये अलग अलग एरिया पर इकट्ठे किए जाते हैं और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा चीजें हैं यहां पर। अभी इसके चलते जो मीटिंग हुई, तो उसी का एक ये ब्यूरो आप लोगों के सामने है यहां पर ये। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बता भी दिया इसका आंसर। अगर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वहां पर दिल्ली के पार्टिसिपेट करेंगे, पुडुचेरी के पार्टिसिपेट करेंगे, इसी के साथ में अब JNK के भी पार्टिसिपेट करेंगे जब इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। पर लेकिन ना तो लक्षद्वीप के करेंगे, ना ही अंडमान निकोबार के करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया, जिसमें बी एंड सी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अगर आंसर आप लोग देंगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, चीजों को एंजॉय करते रहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।